हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोस, ग्लोबल वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। हम देखेंगे माइक्रोस क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसी तरीके से हम समझेंगे कि कांस्टेंट का यूज़ हम प्रोग्रामिंग में किस तरीके से करते हैं और क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या हमारी ज़रूरत होती है कि माइक्रोस हमें कब यूज़ करना है, कांस्टेंट हमें कब बनाना चाहिए, कब हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि कांस्टेंट का यूज़ हम करते हैं, कब हमें ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। इन्हें कॉम्पिटिटिव कोडिंग, इन्हें डेवलपमेंट, वो सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम माइक्रोस समझने वाले हैं कि माइक्रोस एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। तो उससे भी पहले हम माइक्रोस समझेंगे, और माइक्रोस समझने से पहले हम डिक्लेरेशन के बारे में देखने वाले कि डिक्लेयर कैसे करते हैं माइक्रोस को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिक्लेरेशन ऑफ माइक्रोस, ओके। तो माइक्रोस को डिक्लेयर करने के लिए आपको हैज डिफाइन, ठीक है, हैज डिफाइन एक कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हैज डिफाइन को, ठीक है। और उसके आगे आप लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, हम बहुत दिनों से इसका यूज़ कर रहे हैं, istream.h। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको ये चीज़ का मतलब समझना होगा। सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहली लाइन ही हम ये लिखते हैं, उसके बाद आप सी आउट लिख रहे होते हो, उसके बाद आपको सिंटैक्स लिख रहे होते हो, उसके बाद आप int i लिख रहे होते हो, int j लिख रहे होते हो। अगर मैं ऐसा करूँ कि ये लाइन में लिखूँ ही नहीं और बाकी पूरा प्रोग्राम के अंदर int main के अंदर जो जो होता है सब लिख दूँ, तो क्या हमारा प्रोग्राम चलेगा? क्या ये चलेगा? बताओ बताओ, ये आपने सोचा नहीं होगा कि ये चलेगा नहीं चलेगा? बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तो यार सोचो थोड़ा सा। मेरा आंसर तो ये है कि भाई नहीं चलेगा। अब जानते हैं उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं चलेगा, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है यार, जब हम हैज डिफाइन iostream.h करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप iostream एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारा हमने चीज़ें डिफाइन करके रखी है कोड की, ठीक है। लाइब्रेरीज के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करके रखी है, ठीक है। तो ये हैज डिफाइन क्या करता है? ये बोलता है कि भाई ये जो iostream है, मुझे इसका कोड पूरा यहाँ पे ला के दे दो, तो यहाँ पे इसका कोड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप int main, सी आउट लिखते हो, सी इन लिखते हो, int ij लिखते हो, तो ये कंपाइलर को बताता है कि ये सी आउट की जो डेफिनेशन है, सी आउट मतलब होता क्या है, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? तो ये सी आउट जो है ये लाइब्रेरी उसको बताएगी iostream के अंदर ऐसा कोड लिखा हुआ है कि सी आउट क्या है, iostream को पता है, और कंपाइलर को iostream बता रही होती है कि हाँ ये मेरी लाइब्रेरी का कोड है, आप इसको सही समझो। अगर आप वही कंपाइलर के अंदर तरुण ऐसा ऐसा लिख दो तो ये नहीं चलेगा ना भाई, क्योंकि ये लाइब्रेरी के अंदर मेंशन ही नहीं है कि तरुण का मतलब क्या होता है, कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा? उसी तरीके से सी आउट का कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा? तो ये iostream से आप कंपाइलर को ये बताते हो कि भाई ये जो iostream की लाइब्रेरी जहाँ पे भी रखी हुई है, ये iostream जहाँ पे भी रिस्टोर है, मेरे प्रोग्राम में ला के दे दो कि मैं इसका यूज़ कर पाऊँ। तो हैज डिफाइन का मतलब यही है। जब भी आप हैज डिफाइन लिखोगे और उसके आगे अगर आप जो भी चीज़ें लिख दोगे तो वो चीज़ें आपके कोड में यूज़ कर सकते हो आप। जैसे वेक्टर लिख दो तो ये वेक्टर की लाइब्रेरी आपके कोड में आ जाएगी। फिर आप जब वेक्टर लिखोगे तो ये कंपाइलर समझेगा कि वेक्टर का मतलब क्या है। अगर वेक्टर नहीं लिखोगे तो कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि वेक्टर क्या होता है। समझ गए? तो हाँ, अब समझते हैं कि भाई माइक्रोस क्या होता है। माइक्रोस को कैसे हम डिफाइन करते हैं, माइक्रोस को कैसे हम डिक्लेयर करेंगे? माइक्रोस को हम डिक्लेयर करते हैं हैज डिफाइन, फिर उसके बाद नेम। यहां पे हम नेम लिखेंगे और उसके बाद आ जाएगी उसकी वैल्यू, यहां पे आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो एक बार लिख के देख लेते हैं, हैज डिफाइन। अब मैं यहां पे लिख देता हूं लिमिट 5, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो लिमिट है, ये जो नेम है, लिमिट एक नेम है, इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूं कि जैसे मैंने लिखा सी आउट लिमिट एंड ऑफ एल लगा देते, तो ये हमें क्या आउटपुट ला के दे रहा होगा?
ये हमें क्या आउटपुट ला के दे रहा होगा, ये हमें 5 आउटपुट ला के दे रहा होगा। तो जहाँ पे भी लिमिट रहेगा इसका मतलब ये कंपाइलर को पता रहेगा कि भाई इसका मतलब है 5 और कंपाइलर यहाँ पे 5 ला के दे रहा होगा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली है, जब भी आप कंपाइल करते हो तो क्या होगा, जहाँ जहाँ आपने प्रोग्राम में लिमिट लिखा होगा वो लिमिट वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा 5 से एट द कंपाइल टाइम, नॉट एट द रन टाइम। ये हो जाएगा कंपाइल टाइम पे ही, रन टाइम की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जहां लिमिट है उसको रिप्लेस कर देगा हमारा कंपाइलर 5 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो माइक्रोज है वो काम करती है। अब इसका कोड लेवल देख लेते हैं कि कोड लेवल में भाई इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और कौन कौन से सिनारियों में इसको यूज कर सकते हैं। तो आ जाओ कोड करते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने भाई इसमें हैश लगाया, हैश डिफाइन, ठीक है, लिमिट 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब क्या करो, सी आउट लिमिट प्रिंट करके देख लो कि भाई हमारा सच में चल रहा है कि नहीं। देखो 5 आ गया। ठीक है, मतलब लिमिट काम कर रही है। अब समझो कि ये लिमिट का यूज़ क्या होता है। ये लिमिट की जगह पे आप ऐसा भी कुछ लिख सकते थे कि भाई जैसे ऐसी वैल्यू है आपके पास जो आपको बहुत बार यूज़ करनी है। जैसे मैं एक सिनारियो देता हूँ, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, तो आपकी अगर लेंथ और ब्रीथ कांस्टेंट है तो आप लिमिट के अंदर सेट कर सकते हो। अगर बहुत सारे सिनारियो में ऐसा होता है कि रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, तो रेडियस में क्या होता है, पाई होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। आपको पता होगा पाई की वैल्यू फिक्स होती है। तो वो फिक्स वैल्यू को आप यहां पे लिख सकते हो और वो ऑब्जेक्ट को, पाई के ऑब्जेक्ट को आप पी करके हर जगह यूज कर सकते हैं। पी आई इंटू टी, इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको पता है पी चेंज नहीं होने वाला है, वो फिक्स है, हमेशा के लिए फिक्स है। तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। हम देख लेते हैं वो डिफाइन करके किस तरीके से हम कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, हमने पाई को एक माइक्रो बना दिया है पी करके, जिसकी वैल्यू क्या है 3.1416। ठीक है, ये हो जाएगी पाई की वैल्यू। उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, एक एरिया नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है। आप फंक्शन को भी उसके अंदर डाल सकते हो माइक्रो के अंदर। क्यों, बिकॉज हमारा एरिया कांस्टेंट है। मतलब एरिया के अंदर अगर आप रेडियस पास करोगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिलेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर आप एरिया के अंदर रेडियस पास करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे आपको मिलना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। तो ये आपको दे रहा होगा एरिया ऑफ सर्कल कितना है। तो जैसे कि हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने रेडियस रख दी 7। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस ऐसा एक वो बना लिया है जिसमें हम प्रिंट करके देख रहे होंगे। और हमने क्या किया, पहले हमने रेडियस प्रिंट कर दी, उसके बाद एरिया ऑफ आर किया। मतलब ये एरिया ऑफ आर की जगह पे जब भी आप कंपाइल टाइम पे ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ आर मैंने यहाँ पे लिखा है, कंपाइल जैसे ही मैं करूंगा तो ये चीजें इससे रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ इसकी प्लेस पे ये चीजें आ रही होगी और ये हमें आउटपुट लाके दे रही होगी। देखते हैं क्या आ रहा है भाई आउटपुट। तो हाँ, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 इज 153। तो हमें आउटपुट करेक्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप माइक्रो का यूज बहुत ही आसानी से, जो भी आपको लगता है कि ये वैल्यू कांस्टेंट है और ये हमेशा तक कांस्टेंट ही रहने वाली है ऑल ओवर द प्रोग्राम, ऑल ओवर द कोड, ऑल ओवर द प्रोजेक्ट, तो आप उसको एक माइक्रो की तरह रख सकते हो, माइक्रो की तरह यूज कर सकते हो। क्योंकि माइक्रो एक वेरिएबल नहीं है, वो मेमोरी नहीं लेता है प्रोग्राम के अंदर, वो कंपाइल टाइम पे ही रिप्लेस कर देता है। जहां पे ये वैल्यू रहेगी इससे ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये रिप्लेस हो जाता है तो हमारा उस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो माइक्रो बिल्कुल मेमोरी नहीं लेता है, इसलिए माइक्रो का यूज करते हैं। उसी तरीके से ग्लोबल वेरिएबल, जब आप कांस्टेंट की चीजें यूज कर रहे होंगे तब ऐसा नहीं हो रहा होगा आपके साथ, क्योंकि वो मेमोरी तो लेगा, रैम के अंदर मेमोरी लेगा, जितना एक वेरिएबल बनाने में मेमोरी लगती है उतनी लेंगी, बट यहां पे माइक्रो नहीं लेता है। यही डिफरेंस है मेन माइक्रो और कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर। उसी तरह अगर हम कुछ और कोड करके देखना चाहे कि भाई किस तरीके से ये काम करता है हमारा, और कुछ हम करना चाहे तो हम और कुछ भी कर सकते हैं आराम से। जैसे कि देखो यहां पे मैंने एक मिनिमम फंक्शन बनाया है, जिसका मतलब है जो भी मिनिमम है वो वैल्यू लाके दे दे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे भाई 2 वैल्यू बना ले। ठीक है,
हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे इंट ए ले लिया मैंने 5, वैसे ही बी ले लिया मैंने 10। तो क्या है ग्रेटर, आपको पता होना चाहिए। मिनिमम क्या है भाई, निकाल लेते हैं यहाँ पे। मिनिमम बिटवीन ए एंड बी इज, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, और यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं मिनिमम ए कामा बी, ठीक है। तो इससे हमें आउटपुट मिलना चाहिए 5। ओके, तो देखो हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप माइक्रो के साथ खेल पाओगे, मजे कर पाओगे, ठीक है। अब हम समझेंगे ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। बहुत लोग ने सुना था कि भाई एक सिंपल वेरिएबल होता है, एक इंटीजर टाइप का होता है, एक फ्लोट टाइप का होता है, डबल टाइप का होता है, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं भाई, लोकल वेरिएबल होते हैं। तो हम अब समझेंगे ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल की कुछ डेफिनेशन होती है। ये एक नॉर्मल टाइप का ही वेरिएबल होता है, ये एक नॉर्मल टाइप का ही वेरिएबल होता है, बट इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये ऑल ओवर द प्रोग्राम जिंदा रहता है, इसकी लाइफ रहती है, ठीक है। ऑल ओवर द प्रोग्राम इसकी लाइफ रहती है, मतलब इंट मेन से जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जब से लेके जब तक आपकी लास्ट लाइन खत्म ना हो जाए, जब तक आपका पूरा फंक्शन खत्म ना हो जाए ये इंट मेन वाला, तब तक आपकी वेरिएबल की मेमोरी रहेगी। फिर ये फंक्शन होने के बाद मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। अब कोई तरीका है क्या भैया ये ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का? अलग अलग लैंग्वेज में कहीं पे होता है ग्लोबल लिखना, कहीं पे एक वेरिएबल के सामने हम ग्लोबल लिखते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है, कहीं पे हमें कुछ भी नहीं लिखना होता है, बट हमें लोकेशन बदलना पड़ता है। जैसे हम इंट मेन के अंदर कोई वेरिएबल लिख रहे हैं तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल लिख रहे हैं तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है। अगर हम ये इंट मेन के ऊपर जहाँ पे हमारी हैश डायरेक्टरी रहती है उसके बाद जहाँ पे हमने माइक्रो लिखा था उसके बाद हम ऐसा कुछ लिख दे रहे इंट ए इक्वल टू 10, ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। क्यों ये ग्लोबल हो गया? इसका स्कोप अलग है यार। जब आप ये हमारी हैश डायरेक्टरी के नीचे वाली लाइन में ऐसा कुछ लिख देते हो ना तो इसका स्कोप ग्लोबल हो जाता है। और वैसे ही अगर कुछ आपने फंक्शन बनाया fun1 void fun1 और इसके अंदर आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल डाला है ए इक्वल टू 10, तो इसकी जो मेमोरी है ना, इसकी जो मेमोरी है ये सिर्फ ये फंक्शन ख़त्म होगा उसी समय डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंट मेन के अंदर आपने ये फंक्शन के ए को प्रिंट करके देखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा आपका, इसको 100 कर दो 100, ठीक है। ये आउटपुट दे रहा होगा ये वाले वेरिएबल का, ना कि ये वाले वेरिएबल का, क्योंकि इसकी मेमोरी सिर्फ फंक्शन के अंदर है। आप इसको सिर्फ फंक्शन के अंदर प्रिंट करके दे सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे ए प्रिंट करते हो तो यहाँ आपको 10 मिलेगा, बट आप ये फंक्शन के बाहर कहीं प्रिंट कर देते हो ए तो आपको ये वाला 100 मिलेगा, क्योंकि भाई ये है ग्लोबल वेरिएबल, ये है हमारा लोकल वेरिएबल। इस तरीके से काम करता होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर डाउट होगा तो हम कोड में क्लियर करेंगे। कोड अभी हम करने वाले हैं, अभी हमने किया नहीं है, तो चलिए वो भी करके देखते हैं किस तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं। आ जाओ भाई कोड कर लेते हैं। ये हमारा पुराना कोड है, इसको हटा देते हैं। अब मैंने क्या बताया था, मैं कुछ सिनारियो बनाता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूं void fun1, ये मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने डाला a इक्वल टू 10, ठीक है। इसको हम प्रिंट कर देते हैं। इसमें लिख देते हैं लोकल वेरिएबल इज, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ से fun1 कॉल कर दिया तो कितना आना चाहिए भैया? तो अभी तो 10 आ रहा होगा आपका। देखो लोकल वेरिएबल इज 10। अब क्या करो, आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करो। कहाँ पे? सबसे पहले तो आप यहीं पे जैसे आप करते आ रहे थे वैसे यहाँ पे भी हम एक ए क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट ए, इसको कमेंट कर देते हैं फंक्शन को, ठीक है। और ये फंक्शन कॉल भी होने देते, कोई दिक्कत नहीं है हमें फंक्शन कॉलिंग से। यहाँ लिख देते हैं इनसाइड मेन वेरिएबल, ठीक है।
तो बताओ इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। ये ए हमारे कितनी वैल्यू ला के दे रहा होगा, 100 ला के दे रहा होगा, 10 ला के दे रहा होगा, तो मेरे हिसाब से 100 ला के देना चाहिए। ठीक है, ये 100 आ रहा है, इसको आप प्रिंट कर, इसको आप स्टॉप कर दो ये वाले इसको, तो हमें सीधे देखने मिल रहा होगा इनसाइड मेन वेरिएबल 100। 100 क्यों आ रहा है भाई, इसका 10 क्यों नहीं आया? नहीं, उसको नहीं पता है ये स्कोप के अंदर ए नाम का एक ही वेरिएबल है, ये दूसरा स्कोप है, इसका स्कोप अलग है। तो इसका स्कोप जब तक ही रहेगा जब तक ये फन है। फन के अंदर आप ए को एक्सेस करोगे आपको 10 मिलेगा, और अगर आप मेन के अंदर वही फन को एक्सेस करना चाहोगे ए को, तो आपको 10 नहीं मिलेगा, आपको 100 मिल रहा होगा। उसी तरीके से एक और चीज़ देखते हैं, अगर मैंने यहाँ लिख दिया ए इक्वल टू 1000, क्या ये सही है? देख लेते हैं क्या आ रहा होगा आउटपुट। देखो अभी भी आपका आउटपुट 100 आ रहा है, क्योंकि ये स्कोप के हिसाब से ए जो है हमारा 100 है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ डिक्लेयर किया। अब इसको हटा दो, अब रन करेंगे तो बताओ 10 आएगा या 1000 आएगा? तो अब 1000 आ रहा है, क्योंकि अभी जो ग्लोबल वेरिएबल है ये ए समझ रहा है कि ए ये वाला है, क्योंकि उसको नहीं पता है फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखा है। फंक्शन कॉल करने से कोई मतलब नहीं होता, उसकी मेमोरी अलग होती है फंक्शंस की। ठीक है, तो उस तरीके से भी होता है। वैसे ही हम एक और ले लेते हैं, हम क्या कर लेंगे, ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नंबर ऐड करते हैं हम। ठीक है, इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, ये लिया हमने। और हमने क्या किया, ठीक है, सी बनाया एक, ए प्लस बी किया। ओके, और ये सी हमने प्रिंट कर दिया। ओके, तो देख लेते हैं अभी क्या आ रहा है भाई। जब हम ऐड टू नंबर करेंगे तो क्या आउटपुट मिल रहा है हमें, देख लेते हैं। ये हटा दो, ये भी हटा दो, इसका काम नहीं है हमें। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है सी, अच्छा सी को मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तो सी को डिक्लेयर कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है, द आउटपुट एडिशन ऑफ 2 इज 30, तो ये सही दे रहा है। बट हम यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं क्या ए और बी को? अगर मैं लिख दूँ ऐसा कि सी मुझे यहीं बता दो भाई प्रिंट करके कि सी क्या है, तो क्या हमारा आउटपुट आ रहा होगा? क्या लगता है आपको? सी इज, देखो एरर, सी वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई ये स्कोप के अंदर सी नाम का कुछ भी नहीं है, इसलिए कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा सी का मतलब क्या है। ठीक है, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है सबसे पहले मैपिंग हो रही होती है। कंपाइलर ये देखता है कि भाई जो आपने वेरिएबल बनाया है या जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो कंपाइल टाइम पे, मेरी डेफिनेशन के हिसाब से जो मेरी लाइब्रेरी है उसके हिसाब से क्या आपने डिक्लेरेशन किया है वो वेरिएबल का जो आप यूज़ करने जा रहे हो? तो हाँ, वो बोलता है नहीं किया है मैंने। तो भाई करो पहले, दिस इज द एरर। ठीक है, एरर पढ़नी भी आपको आना चाहिए। एरर पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है और आप डिबग करके सॉल्व कर पा रहे होगे एरर। ठीक है, और अगर मुझे ये सी की वैल्यू यहां पे एक्सेस करना है, बट ये सी कैसे करूंगा मैं? ये फंक्शन वॉइड टाइप का है। देखो एक चीज ये हो सकती है कि अगर मैं भाई रिटर्न कर जाऊं, रिटर्न सी, और यहां इंटीजर लिख दूं। अब ठीक है कि भाई मैंने रिटर्न कर दिया सी, तो ये इंटीजर टाइप का है, तो ये रिटर्न करके अगर मैं इसको फंक्शन को यहीं पे प्रिंट कर लूं, ठीक है, ये फंक्शन को मैंने यहीं पे प्रिंट कर लिया एंडल। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सी इज, और इसको अगर हम कमेंट कर दे तो अब हमारे पास आउटपुट आ जाना चाहिए। तो ठीक है, सी इज 30। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है ये फंक्शन इंटीजर टाइप का है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा और वो वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करके देख रहे हैं। बट इसमें ग्लोबल वेरिएबल का कोई रोल नहीं है। अगर ग्लोबल वेरिएबल से आपको करना है तो आप इसका टाइप रखो वॉइड, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम रहेगा इंट सी, और यहाँ पर हम सी के अंदर उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, रिटर्न कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो सी है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब इसके अंदर सी की मेमोरी इनिशियलाइज हो रही है, बट ये सी को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आप ये सी को एक्सेस कर पा रहे होंगे विदाउट दिस। ठीक है, तो हम ये रिमूव कर देते हैं।
सिर्फ फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल से हमारी सी की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, सी की एक ग्लोबल वेरिएबल उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। फिर हम ये सी को प्रिंट करके देखने वाले हैं कि सी की अभी हमें वैल्यू मिल जाना चाहिए। तो जी हाँ, सी इज 30, नाउ सी की वैल्यू मिल रही है और सी एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो आपको ये भी बात समझ में आई होगी ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, उसको किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, स्कोप क्या होता है प्रोग्राम का, स्कोप ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, स्कोप ऑफ ए ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, स्कोप ऑफ ए लोकल वेरिएबल क्या होता है। जब हम इसके अंदर कोई वेरिएबल लिखते हैं इंट ए बी कोई भी फंक्शन के अंदर, तो वो एक लोकल वेरिएबल होता है, वही फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है। बट जब आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो या आप ये यहां पे डिक्लेयर कर दोगे तो ये इंटीजर के अंदर वो एक्सेस हो पाएगा, मतलब इंट मेन के अंदर वो वेरिएबल एक्सेस हो पाएगा। उसी तरीके से जब आप इंट सी कर देते हो तो ये फंक्शन के अंदर भी वो एक्सेस हो पा रहा है, इसके अंदर भी एक्सेस हो पा रहा है, और 4 फंक्शन बनाओगे उसके अंदर भी वो एक्सेस हो पाएगा। तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये आपको बात पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कांस्टेंट के बारे में भी समझ लेते हैं यार कि कांस्टेंट क्या होता है, उसका यूज हम किस तरीके से कर पा रहे होंगे। देखो कांस्टेंट के सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपने अगर इंट a इक्वल टू 10 रख दिया और इसको आपने कांस्टेंट टाइप का बना दिया। अब C++ के अंदर कांस्टेंट का कीवर्ड होता है कॉन्स्ट। अगर आप ये कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हो तो वेरिएबल के आगे, तो वो वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल माना जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख देते हो कॉन्स्ट ई इंट ए इक्वल टू 10, इसका मतलब ये है कि भाई मैंने ए के अंदर 10 असाइन कर दिया और वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है। मतलब आपने देखा होगा हम वेरिएबल के अंदर जब एक बार वैल्यू असाइन कर देते हैं तो हम उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं, उसके बाद कितनी भी दे सकते हैं, और जब सी आउट करेंगे तो इसमें अब 30 आ रहा होगा। यहाँ पे 10 था, हमने रिप्लेस किया 10 को 20 से, 20 को रिप्लेस किया 30 से और सी आउट ए करके देखा तो हमें 30 मिला। ठीक है, बट कांस्टेंट के केस में जब आप एक बार ए इक्वल टू 10 कर दोगे, ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, एक बार डिक्लेयर होने के बाद चेंज नहीं होगी कभी भी। मतलब अगर आप फिर ट्राई करोगे इक्वल टू 20 तो आपको एरर देगा कि नहीं भाई ये कांस्टेंट वेरिएबल है ए नाम का, इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, एक बार जब असाइन हो गया उसके बाद चेंज नहीं होगा। एक और रूल होता है कांस्टेंट का, बहुत ही शानदार टाइप का। एक रूल क्या है कि अगर आप ऐसा लिखना चाहो कॉन्स्ट इंट ए, हमने देखा है जब हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे इंट ए लिखते थे और ऐसा करके छोड़ देते थे, फिर बाद में हम ए इक्वल टू 10 करके उसमें वैल्यू डाल देते थे। बट कांस्टेंट के केस में अगर आपने ऐसा सोचा तो आपको एरर आने वाली है। कांस्टेंट ये बोलता है कि भाई जब भी मेरा नाम डिक्लेयर कर रहे हो, कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, बना रहे हो, तो भाई वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालना होगा। दिस इज करेक्ट सिंटेक्स। अगर ये वैल्यू आप नहीं लिखते हो, ऐसा करने की कोशिश करते हो, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश करी तो आपको एरर मिलने वाली है कि भाई आपने असाइन नहीं किया है ए की वैल्यू में कुछ भी। और कांस्टेंट कभी भी खाली नहीं बनता है, कांस्टेंट जब भी बनाओ तो तभी वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। ये बात आपको गार्ड बांध लेनी है, ध्यान रखनी है, जो भी मैं बोलूँ वो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आते हैं अब सीधे कोड पे चलते हैं यार, बहुत हो गया हम इस पे समझना, अब कोड पे जब समझोगे जब ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो कोड में चलते हैं। तो हम ये डिलीट कर देते हैं भाई, अब इसका तो कुछ काम नहीं है हमें। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। तो ठीक है, इंट ए इक्वल टू 10 ये होता है हमारा नॉर्मल वेरिएबल जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज, अगर मैं वैल्यू चेक करूं यहां पे कि ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 10। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज 10 मिल रहा है। अब मैं क्या करूं, अगर ये ए में मैं डाल दूं 20, ठीक है, फिर क्या आएगी ए की वैल्यू कि भाई यहाँ पे 10 थी बट उसके बाद मैंने ए की वैल्यू के अंदर 20 डाल दिया, ए वेरिएबल के अंदर 20 डाल दिया, तो अब ए की वैल्यू 20 हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल वेरिएबल काम करता है। अगर ये वेरिएबल को मैं कांस्टेंट कर दूं, कॉन्स्ट बना दूं, ठीक है, ये वेरिएबल को मैंने कॉन्स्ट बना दिया। अब क्या किया, मैंने बोला कि मैं ऐसे डिक्लेयर करूंगा और यहाँ पे एक वैल्यू असाइन करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। देखो
अनइनिशियलाइज्ड कॉन्स्ट ए, इसने क्या बोला कि भाई कांस्टेंट अगर आप बनाते हो तो अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हो तो वो प्रॉब्लम है। तो भाई हम इनिशियलाइज कर देते, इसकी वैल्यू रख देते 10, ठीक है। अब इनिशियलाइज कर ले, ये वेरिएबल बन जाएगा, उसके बाद ये हमें प्रिंट करके लाके दे रहा होगा। बट यहां पे हम कुछ और कर रहे हैं, देख लेते हैं उससे क्या हो रहा होगा। देखो, एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ऑनली वेरिएबल। रीड ऑनली वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर आपने वेरिएबल एक बार बना दिया, उसके बाद वो सिर्फ रीड ऑनली है, आप उसमें राइट डबल नहीं कर पाओगे, मगर ये लाइन आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। अगर आप ये लाइन हटा दो तो आपका कोड चल जाएगा। ये देखो, वैल्यू ऑफ एज 10। फिर जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करोगे, अगर आपने बोला कि ए में 20 डाल दो अब, तो ऐसा नहीं होगा भाई। वो कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल है, वो रीड ऑनली वेरिएबल है, एक बार ही डलती है उसमें वैल्यू, तो आगे आपको एरर देखने मिल रही होगी। तो यही है कांस्टेंट। जब भी आप कांस्टेंट का यूज करते हो तो ऐसी जगह करना है जहां आपको पता हो कि ये वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है। जैसे हमने पिछले कोड में किया था कि भाई लिमिट हमें पता था कि ये लिमिट कांस्टेंट होने वाली, पाई हमें पता था कि ये पाई कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू पहले ही सेट कर चुके हैं हम, कभी चेंज नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल काम आते हैं, तो वहां पे आप ये चीजें यूज करते हो, ठीक है। तो होप आपको ये भी चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं इनलाइन फंक्शन की तरफ। इनलाइन फंक्शन भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो समझते हैं अब कि वो किस तरीके से काम कर रहा होगा। तो हमने फंक्शन पढ़े थे कि फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम यूज करते हैं कि हमारा कोड ज़्यादा ना लिखे हम, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, रीयूजेबल कोड होता है, ठीक है, रीयूजेबल कोड, ठीक है। अब भाई मेरे को लिखते उतने अच्छे से नहीं आता है तो समझ लेना, फिर से लिख देता हूँ, रीयूजेबल कोड, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो एक फंक्शन होता है, फंक्शन जो होता है, फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि हम एक कोड को बार बार यूज कर पाए। फंक्शन हम किस लिए बनाते हैं, फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि एक कोड को हम बार बार यूज कर पाए, इसलिए हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं बेसिकली। और हम बहुत सारे चीजें लॉजिक ऐसे लाइन बाय लाइन लिखना नहीं चाहते हैं कि कोई नया डेवलपर पढ़े और उसे पता ही नहीं चले कि ये कोड क्या कर रहा हो। तो हम ये लॉजिक को थोड़े थोड़े पार्ट में तोड़ देते हैं और ये पार्ट का ऐसा नाम देते हैं, कुछ जेनरिक सा, ये दोनों पार्ट का ऐसा नाम देंगे कुछ अच्छा सा कि ये बताए कि भाई ये लॉजिक किस बारे में है। जैसे ये ड्राइवर के बारे में, ये कस्टमर के बारे में। तो ये लॉजिक से, नाम से फंक्शन के क्लियर होगा कि भाई डेवलपर के लिए इजी होगा, ये कस्टमर का लॉजिक है, ड्राइवर का लॉजिक है, तो वो समझ पाएगा। अगर यही चीज़ मैं एक ही जगह लिख देता तो प्रॉब्लम हो जाती, फिर डेवलपर को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है, तो कोड रीयूजेबल नहीं होता, कोड अच्छा नहीं होता, कोड अच्छा दिखता नहीं और हम कोड को बार बार यूज़ नहीं कर पाते। जैसे ये कोड को हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट पर कॉल कर पा रहे होंगे, तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो इस तरीके से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब बात आती है इनलाइन फंक्शन की। तो इनलाइन फंक्शन क्या होता है वो सबसे जरूरी है। हमने फंक्शन पढ़ लिया, इनलाइन फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन के आगे जब आप इनलाइन लिख देते हो, इसका मतलब क्या है, देखो एक चीज मैं बताता हूं। अगर आपको मैक्स निकालना है तो आप क्या करते हो, एक्स वाई, अगर है तो एक्स और वाई, ठीक है। ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर 5 ग्रेटर है 6 से, ठीक है, जो कि अभी नहीं है, तो या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अगर 10 रहता है यहाँ पे तो यहाँ पे 10 आता, तो इसका आउटपुट यहाँ पे 10 आता, ठीक है। तो वैसे ही 10 ग्रेटर देन 5 है क्या, तो 10 5, ठीक है, तो इसका आउटपुट हमें 10 देखने मिलेगा। तो ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये वाला जिसमें हम क्वेश्चन मार्क और ऐसा कोलन का यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब अगर इनलाइन फंक्शन आप बनाते हो, एक फंक्शन बनाया है मैंने इनलाइन वॉइड fun1, ठीक है, और इसके अंदर ये लगा दिया कि भाई ये ऐसा कुछ रिटर्न करके देने वाला है। तो क्या होगा, इनलाइन जब भी आप कोई फंक्शन के आगे लगाते हो तो कंपाइलर जो होता है आपका, जो आपका कंपाइलर होता है, वो रिप्लेस कर देता है कंपाइल टाइम पे इनलाइन फंक्शन को कोड के अंदर। मतलब अगर यहाँ पे आपने फंक्शन का नाम लिखा है, एक फंक्शन है fun1 जिसके अंदर कोई लॉजिक है और वो एक इनलाइन फंक्शन है, ठीक है, वो एक इनलाइन फंक्शन है। अगर आपने यहाँ लिखा fun1, ठीक है,
और यहाँ पे भी लिखा fun1, मतलब 2-4 जगह यूज़ हो रहा है fun1। अब जब कंपाइल टाइम पे क्या हो रहा होगा, ये fun1 की जगह पे इसका जो लॉजिक है, इसका ये जो लॉजिक है, ठीक है, ये जो लॉजिक है जो ये फंक्शन रिटर्न करता है, ये लॉजिक यहाँ पे आके रिप्लेस हो जा रहा होगा कंपाइल टाइम पे, यहाँ पे आके रिप्लेस हो जा रहा होगा, यहाँ पे आके रिप्लेस हो जा रहा होगा। तो फंक्शन में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, इसका जो लॉजिक है फंक्शन के अंदर जो लिखा जाता है लॉजिक, वो रिप्लेस हो जाता है कंपाइल टाइम पे ही, जहाँ पे वो फंक्शन कॉल होता है वहाँ पे उस प्लेस पे। तो भैया हम इसका यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? क्या हम सीधा नहीं लिख सकते थे? जो आपने लिखा इसके अंदर एक्स वाई, ये हम यहाँ पे भी तो लिख सकते थे, वाई यू नीड फंक्शनल कॉलिंग, ये एक डाउट है। तो भाई फंक्शनल कॉलिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज मैं अगर इसको 4 जगह लिख दूं तो कोड रिपीट हो रहा है एक तो, ठीक है, एक ही कोड को मैं बार बार लिख रहा हूं। तो उससे अच्छा यह है कि मैं एक इनलाइन फंक्शन बनाऊं और वो फंक्शन को एक नाम दे दूं और वो फंक्शन के नाम को कॉल करूं। क्यों मैं ऐसा बार बार ऐसा कॉम्प्लेक्स कोड बार बार लिख रहा हूं मेरे कोड के अंदर? तो ये मेन रीजन होता है इनलाइन फंक्शन का यूज करने का। और इनलाइन फंक्शन का यूज जब ही होगा जब आपका कुछ लॉजिक लाइन 1 लाइन का हो या 2 लाइन का हो, इस टाइप का आपका कोई छोटा सा लॉजिक है तो आपको वो इनलाइन फंक्शन के अंदर डाल सकते हो और वो इनलाइन फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हो। जैसे ऐड टू नंबर मैंने आपको बताया था, ऐड टू नंबर के आगे आप इनलाइन लगा दोगे तो जो a प्लस बी रहता है, हम रिटर्न करते हैं a प्लस बी, वो a प्लस बी आपका रिप्लेस होके जहाँ से आप कॉल करोगे वहीं पे आ जाएगा, कंपाइलर वहीं पे ला लेगा और रिप्लेस करके उसको चला देगा। तो इस तरीके से इनलाइन फंक्शन का यूज़ होता है। छोटी छोटी चीज़ों में आप इनलाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। इनलाइन फंक्शन का यूज़ करने पर कंपाइलर जो है वो आपके फंक्शन को जहाँ पे कॉलिंग होती है वहाँ पे लाके रिप्लेस कर देता है उसके लॉजिक को और वहीं पे आपका सॉल्व हो जाता है और वहीं पे आपका आउटपुट आ जाता है। तो इस तरीके से इनलाइन फंक्शन यूज होता है। अब कोड में उसको देख लेते हैं, कोड में हम कैसे कर पा रहे होंगे, ध्यान से देखना, मजा आ रहा होगा। आ जाओ कोड पे, एक फंक्शन बना लेते हैं, इंट ऐड टू नंबर, ठीक है, ये हमने पहले भी बना चुके हैं। लिख देते हैं इसमें इंट है कामा इंट बी और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ से a और b की वैल्यू दे दो भाई, b इक्वल टू 20। कांस्टेंट हटा दो, कांस्टेंट का काम नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे नाम दे दो ऐड 2 नंबर a कामा b, ये दे दिया आपने। यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ? देखो आउटपुट 30 आ रहा है, बट ये एक नॉर्मल फंक्शन है, हमने इनलाइन कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है अभी तक। अभी क्या हो रहा होगा, जैसे नॉर्मल फंक्शन चलता है कि भाई हम यहाँ से फंक्शन कॉल करते हैं और वो हमें कुछ आउटपुट ला के दे रहा होता है। बट अगर आप इसके आगे इनलाइन लिख दो, अगर आपने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये जो a प्लस बी है इसका लॉजिक है, यहाँ पे आ जाएगा वो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से वो आ जाएगा, ठीक है, a प्लस बी, और वो आपको आउटपुट ला के दे रहा होगा। ये मैं बता रहा हूँ कंपाइलर क्या करता है, बट हमें कॉलिंग फंक्शन के नाम से ही करना है। हम ऐड टू नंबर करेंगे तो ये a प्लस बी यहाँ रिप्लेस होके आ जाएगा कंपाइल टाइम पे और a प्लस बी होके आउटपुट हमें मिल रहा होगा, ठीक है। तो अभी भी 30 आ रहा है, बट ये इनलाइन टाइप का है, मतलब इसका जो लॉजिक है यहाँ पे उठ के आके रिप्लेस हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सीरीज पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करना, लोगों को शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।